हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 24 सितंबर 2020 की। तो जल्दी से गाइस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप ये जो करंट अफेयर्स है इसे हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं और साथ ही वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। मराठी एक्ट्रेस आशालता वबगांवकर, उनका हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा हिंदी और मराठी मूवीज़ में एक्टिंग की है और अगर आपको याद होगी वो हिंदी फिल्म अपने पराए, वो उनमें जो है उसमें अभिनेत्री थी वो, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी मराठी प्लेज में एक्ट किया है जैसे गुंतता हृदय है, वारावरची वरात, चिन्ना महानंदा, इस तरह के जो भी मराठी प्लेस हैं उन्होंने उसमें एक्ट किया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आशालता वबगांवकर पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19, शी बिलोंग टू विच फील्ड। हाल ही में कोविड-19 के कारण आशालता वबगांवकर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थी? एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मेडिसिन या फिर बिजनेस। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्टिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट पासिस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो पार्लियामेंट ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया है जो अमेंड करेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। जो ये एग्जिस्टिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है तो इसमें क्या है कि RBI जो है सबसे पहले किसी बैंक को मोरेटोरियम के अंतर्गत रखेगा, उसके बाद ही उसके लिए कोई स्कीम प्रिपेयर करेगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए या फिर अमेलगमेशन ऑफ बैंक्स के लिए, ताकि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। और ये जो बिल पास हुआ है अभी बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, इससे क्या होगा, RBI अब बिना मोरेटोरियम को इम्पोज किए हुए वो जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए या अमेलगमेशन के लिए वो स्कीम को इनिशिएट कर सकती है। तो ये इसमें मेजर चेंज है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात करें तो इट इज़ एन एक्ट पास्ड इन द ईयर 1949 टू रेगुलेट बैंक्स अक्रॉस द कंट्री। इट प्रोवाइड्स रूल्स रिगार्डिंग द फ्रेमवर्क विद इन विच बैंक्स आर सपोज टू ऑपरेट। दिस एक्ट एम्पावर्स RBI टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो एक्ट है ये RBI को बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करने का अधिकार देता है। और इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि जो शेयर धारक हैं, ठीक है, उनके राइट्स को जो है या फिर जो उनके अधिकार है उसकी रक्षा की जा सके। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द एक्ट एम्पावर्स RBI टू कंट्रोल एंड रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम। यह अधिनियम RBI को बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करने का अधिकार देता है। RBI can initiate a scheme for reconstruction or amalgamation without imposing a moratorium। भारतीय रिजर्व बैंक मोरेटोरियम लागू किए बिना पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना कर सकता है। तो आपको सिलेक्ट करके बताना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 जो है ये अभी जो अमेंडमेंट बिल है इसमें जो है दिया हुआ है ये प्रोविजन, ठीक है। इससे पहले ये 1949 वाले एक्ट में नहीं था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ककाती देवी टेम्पल ट्रांजिशन इनटू अबॉर्ड ऑफ लोकल गॉडेस बालासुलम्मा। तो आंध्र प्रदेश के धर्मीकोटा में ककातीय शासक गणपति देव द्वारा निर्मित काकती देवी मंदिर स्थानीय देवी बालूसुलम्मा के निवास में परिवर्तित हो गया है। ये पहले राजा थे गणपति देवा जिन्होंने ककाती देवी की जो पूजा है उसको शुरू किया था आंध्र प्रदेश में। तो ककाती देवी टेम्पल के हम कुछ फीचर्स देखें तो ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था। ये 13वीं शताब्दी में निर्मित जो है मंदिर है। The sculpture in the temple has a goddess seated gracefully in the Padmasan position with 8 hands। तो इसमें जो मूर्ति है उसमें वो एक देवी की मूर्ति है जो पद्मासन में बैठी है और उनके जो है 8 हाथ दिखाए हुए हैं और जो आठों हाथ हैं ये अलग अलग पोजीशन में है और ये अलग अलग जो है खासियतें दिखाते हैं।
इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड यूनिक इमेजेस ऑफ ककातिया स्कल्पचर। से ककातिया मूर्तियों के दुर्लभ और अद्वितीय चित्रों में से एक है। एंड इसका टेम्पल का आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि जो इसकी सीलिंग है, ठीक है, वो डेकोरेटेड है विद लोटस मेडालियंस, ठीक है, जो कमल पदक से इसकी छत को सजाया गया है और इसमें कोई शिकारा नहीं है। जैसे यूजुअली जो नगारा या फिर अगर हम द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे टॉप पे एक शिखारा होता है। ये मैं एक जनरलाइज बना रही हूँ, ठीक है। तो ये टॉप पे जो शिखर होता है, ठीक है, जो गर्भगृह के एकदम ऊपर बना होता है, ठीक है, जो टॉलेस्ट टावर होता है, तो वो जो शिखर होता है यूजुअली सब टेम्पल्स में देखा जाता है, लेकिन ये जो ककाती देवी मंदिर है इसमें शिखर जो है नहीं है। ये जो है इस तरह का टेम्पल है, ये देखिए इसमें शिखर नहीं है। ककातिया डायनेस्टी की हम बात करें तो इट इज़ द साउथ इंडियन डायनेस्टी विच रूल्ड इन आंध्र प्रदेश इन इंडिया फ्रॉम 1083 CE टू 1323 CE। तो 1083 ईस्वी से 1323 ईस्वी तक जो है ककातिया डायनेस्टी ने, ककातिया राजवंश ने दक्षिण भारत में राज किया, आंध्र प्रदेश में स्पेसिफिकली। एंड जो सबसे सुप्रीम जो किंग थे ककातिया डायनेस्टी के, वो कौन थे? गणपति देवा थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया इन द कंसोलिडेशन ऑफ तेलुगु रीजन अंडर वन रूल। They were known for the construction of the networks of tanks for irrigation and drinking water। उन्हें सिंचाई और पीने के पानी के लिए टैंकों के एक नेटवर्क के निर्माण के लिए जाना जाता था। Under the patronage of Kakatiya kings, many Hindu temples were built। तो ककातिया राजाओं के संरक्षण में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। ककाती देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? काकती देवी मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके कि जो साइन लैंग्वेज है उसका कितना ज़्यादा महत्व है बधिर लोगों के लिए। एंड UN जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया 2017 में ताकि मार्क किया जा सके 23 सितंबर को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, क्योंकि 23 सितंबर 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसी दिन को याद करने के लिए ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है ये मनाया जाता है। 2017 में UN जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और पहला इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस जो है वो 2018 में मनाया गया। इस वर्ष की थीम है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। साइन लैंग्वेजेस सभी के लिए है, ये इसकी थीम है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 72 मिलियन के आसपास लगभग 72 मिलियन लोग जो है वो बधिर हैं और उनमें से जो 80% से भी ज़्यादा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं और 300 से भी अधिक जो है वो साइन लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। और एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये रिकग्नाइज करता है और प्रमोट करता है द यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस सेलिब्रेटेड? पहला अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया था? 2003, 2010, 2014 या फिर 2018 में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2018। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ जो है वो 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक मनाया जाता है और ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ का एक इनिशिएटिव है और ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि साइन लैंग्वेजेस कितने इंपॉर्टेंट और कितने लोग जो है वर्ल्ड वाइड डेफ है और कितना उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। It is celebrated annually in the last week of September by the Global Deaf Community since 1958। इसको 1958 से जो है हर वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष किसकी थीम है? Reaffirming Deaf People's Human Right, यानी कि बधिर लोगों के मानवाधिकारों की पुनः पुष्टि। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ 2020? 2020 इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ के लिए विषय क्या है? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, सांकेतिक भाषाएं सभी के लिए हैं। रीअफर्मिंग डेफ पीपल्स ह्यूमन राइट्स, बधिर लोगों के मानव अधिकारों की पुनः पुष्टि। साइन लैंग्वेजेस राइट्स फॉर ऑल, सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार।
विद साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड, सांकेतिक भाषा के साथ हर कोई शामिल है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप फास्ट पीरियड रिएक्टर जो है वो काम करना शुरू कर देगा अक्टूबर 2022 तक, ये उम्मीद की जा रही है। ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है PFBR, इसको भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी जो है इसको बना रही है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेशनल ग्रिड में 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी और ऐड हो जाएगी। और अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इसकी जो कमिश्निंग है उसमें डिले हो रहा है। जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको कलपक्कम तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में। और इसका जो निर्माण काम था ये 2004 से शुरू हो गया था। एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा। ब्रीडर रिएक्टर यानी कि ये जनरेट करता है ज़्यादा फिसाइल मटेरियल दैन इट कंज्यूम्स, तो जितना ये कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा फिसाइल मटेरियल जो है ये जनरेट करता है। ऐसे रिएक्टर्स में यूरेनियम 238 या फिर थोरियम 232 जो है वो फिसाइल फ्यूल के साथ जो है इस्तेमाल किया जाता है। PFBR में जो है मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि प्लूटोनियम जो रिकवर हुआ है उससे बना है फ्रॉम द यूज्ड रिएक्टर फ्यूल मिक्स्ड विद डिप्लीटेड यूरेनियम। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की भाविनी की हम बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है, फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है। तो क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आएगा। एंड इसकी जो स्थापना है वो 2003 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटोटाइप फास्ट पीरियड रिएक्टर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इज लाइकली टू स्टार्ट वर्किंग बाय डैश। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा प्रोटोटाइप फास्ट पीरियड रिएक्टर कब तक काम करना शुरू कर सकता है? अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2023 एंड अक्टूबर 2024। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अक्टूबर 2022। नेक्स्ट है, DRDO ने एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट किया है। अभ्यास क्या है? एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, हीट भी कहा जाता है इसको। एंड ये जो फ्लाइट टेस्ट है ये कैरी आउट हुआ था फ्रॉम द इंटरिम टेस्ट रेंज बालासोरेन ओडिशा। अभ्यास जो है इसको टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग मिसाइल सिस्टम के इवैल्यूएशन के लिए, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO ने इसको इस्टेब्लिश किया है। अभ्यास जो है इसको स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन से पावर किया जा रहा है। अभ्यास हैज़ माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर नेविगेशन, तो इसमें नेविगेशन के लिए माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। अभ्यास के पास एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी है ताकि उसको गाइडेंस और कंट्रोल प्राप्त हो सके। DRDO की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। चेयरमैन G सतीश रेड्डी है, इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी जब डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के साथ जो है मर्ज कर दिया गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following establishments of DRDO has designed and developed Abhyas, a high-speed expendable aerial target heat? DRDO के निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान ने उच्च गति वाले एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को डिज़ाइन और विकसित किया है? एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आर्मामेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस कमेंट करते रहिए सही आंसर, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट दैट इन सेक्शन बॉक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 हैज़ बीन पास्ड इन राज्यसभा। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है।
और लोकसभा ने इस बिल को ऑलरेडी मार्च में पास कर दिया था। ये जो बिल है ये अमेंड करेगा IIT एक्ट ऑफ 2014 एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2017। इस बिल ने अनाउंस किया है कि 5 IIITs PPP मोड में जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे सूरत गुजरात में, भोपाल मध्य प्रदेश में, भागलपुर बिहार में, अगरतला त्रिपुरा में और रायचूर कर्नाटक में एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और इन इंस्टीट्यूट्स को जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया जाएगा अलॉन्ग विद द 15 एग्जिस्टिंग IIITs अंडर दिस IIIT पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2017। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस स्टेटस टू 5 IIITs, तो ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस जो है दिया जाएगा इन 5 IIITs को, ये इनको इनेबल करेगा कि वो बीटेक या एमटेक की जो डिग्री या पीएचडी की जो डिग्री है जो बाकी इस तरह की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो है जारी करते हैं ये भी कर पाए। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ 20 न्यू IIITs इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन नवंबर 2020। तो यूनियन कैबिनेट ने कहा, अप्रूव कर दिया था कि नवंबर 2020 में कि 20 नए IIITs जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इंडिया में अभी करेंटली 25 IIITs हैं, जिनमें से जो 5 हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं और जो 15 हैं वो IIITs के द्वारा चलाए जाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर करेंटली देयर इन इंडिया? भारत में वर्तमान में कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैं? 5, 15, 20 एंड 25। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 25 IIITs हैं अभी करेंटली इंडिया में। नेक्स्ट इज लोकसभा ने जो है 3 लेबर कोड्स जो है वो पास किए हैं। उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 है और साथ ही में सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 शामिल है। Social Security Code will extend the reach of ESIC and EPFO and the facility of ESIC will be provided in all 740 districts। तो जो ESIC की जो सुविधा है उसको सभी 740 जिलों में प्रदान किया जाएगा और ये जो भी हजार्डस सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके उसमें जो भी स्टैब्लिशमेंट है उनको लिंक करने के लिए जो प्रोविज़न देता है, चाहे उसमें एक ही कार्यकर्ता क्यों ना प्रेजेंट हो। The government will make a scheme for linking the unorganized sector and gig workers with the ESIC। तो क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं उनको, तो उन बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को पहुंचाने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो वो गवर्नमेंट को स्कीम इसमें बनाएगी। The code gives plantation owners the option of linking plantation workers with ESIC and to establishments with less than 10 workers। तो जो कोड बागान मालिकों को, बागान श्रमिकों को ESIC के साथ जोड़ने और 10 से कम श्रमिकों के साथ प्रतिष्ठानों का विकल्प देता है। वहीं जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं जिनमें 20 वर्कर्स हैं उनको EPFO में कवर किया जाएगा, लेकिन अभी ये होता है कि 20 वर्कर्स जो हैं होंगे तभी जो है EPFO के अंदर कवर किया जाएगा, लेकिन अब जो 20 वर्कर्स से कम भी है अगर, तो उनके पास भी ऑप्शन रहेगा इस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो EPFO को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड। तो इस सोशल सिक्योरिटी फंड के निर्माण का भी प्रावधान करता है। Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 provides for free health checkups of workers of a certain age once a year by the employer and for the first time gives legal right for an appointment letter to workers। तो इसमें क्या प्रोविज़न है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले में कि जितने भी वर्कर्स हैं तो एक सर्टेन एज पे जाके उनका जो है फ्री हेल्थ चेकअप किया जाएगा, ठीक है। साल में एक बार एम्प्लॉयर के द्वारा ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी और पहली बार जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है वर्कर्स को दिया जाएगा, उनको एक तरह का लीगल राइट रहेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 की बात करें तो इट प्रोवाइड्स फॉर 2 members इंस्टेड ऑफ 1 member इन द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो ये औद्योगिक
न्यायाधिकरण में एक सदस्य की बजाय 2 सदस्यों के लिए प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि एक न्यायाधिकरण के पुरस्कार को 30 दिनों में लागू किया जाना चाहिए। जो अवार्ड, जो भी फैसला होता है ट्रिब्यूनल का, उसको 30 दिनों के भीतर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 प्रोवाइड्स फॉर नेगोशिएटिंग यूनियन एंड नेगोशिएटिंग काउंसिल फॉर नेगोशिएशंस ऑन एनी डिस्प्यूट। इट हैज़ अ प्रोविजन फॉर द रीस्किलिंग फंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसी भी विवाद पर बातचीत के लिए संघ और बातचीत परिषद के लिए जो है ये प्रावधान देता है, और इसमें पहली बार रीस्किलिंग फंड का भी प्रावधान किया गया है। और ये जो कोड्स है इसमें नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ बोर्ड के एस्टैब्लिशमेंट की भी बात की गई है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डेटा बेस ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, जर्नी अलाउंस टू देम फ्रॉम एम्प्लॉयर टू विजिट होम टाउन वंस अ ईयर एंड अ हेल्पलाइन टू रिड्रेस देयर ग्रीवांसेस। तो इस तरह के प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कवर्ड अंडर EPFO एज पर सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के अनुसार EPFO के तहत कवर किया जाएगा? ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग लेस देन 20 वर्कर्स, ऑल एस्टैब्लिशमेंट हैविंग 20 वर्कर्स, ऑल एस्टैब्लिशमेंट हैविंग मोर देन 20 वर्कर्स, ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग 20 to 100 वर्कर्स। क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि पहले तो ये मिनिमम 20 वर्कर्स होने चाहिए थे, लेकिन अब लेस देन 20 वर्कर्स के लिए भी ऑप्शन रहेगा कि वो EPFO में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा केरला में। केरला में एक चिकित्सा उपकरण पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसका नाम है मेड्स पार्क। ठीक है, एक मेडिकल डिवाइस पार्क है जो त्रिवेंद्रपुरम केरला में ज्वाइन किया जाएगा। और ये मैंने आपको पहले भी न्यूज़ में था, मैंने तब आपको बताया था। ये जो है जॉइंट इनिशिएटिव है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और इसके लिए 24 सितंबर यानी कि आज जो है इसके लिए फाउंडेशन स्टोन जो है ले किया जाएगा। और ये जो मेड्स पार्क है इसको टेक्निकल रिसर्च सेंटर फॉर बायोमेडिकल डिवाइसेस प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। और ये जो इंस्टीट्यूट है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। केरला की हम बात करें तो दिस स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956 एंड इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये अपना बॉर्डर कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ शेयर करता है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर पिनराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे मलयालम है। इसकी लोकसभा सीट्स 20 हैं और राज्यसभा सीट 9। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग केरला। क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर विल मेड्स पार्क अ मेडिकल डिवाइसेस पार्क बी एस्टैब्लिश्ड? आंध्र प्रदेश, असम, केरला एंड हिमाचल प्रदेश। तो मेड्स पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी इजी, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज केरला। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 जो है वो लोकसभा में पास हो गया है। एंड इस बिल का इंट्रोडक्शन जो है यूनियन कैबिनेट ने 3 सितंबर को ही जो है अप्रूव कर दिया था। इस बिल के द्वारा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। अभी तक जो है सिर्फ उर्दू जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन अब 5 लैंग्वेजेस दैट इज़ उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सभी को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। अगर हम 2011 की सेंसस देखें तो कश्मीरी जो है वो मदर टंग है, वहाँ पर 53% ऑफ पॉपुलेशन की और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली वहाँ पर भाषा है ये। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 370 के सस्पेंड होने के बाद जो है इसको रीऑर्गेनाइज किया गया जम्मू कश्मीर को into the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh on 31st October 2019. Union Territory of Jammu and Kashmir is located to the north of Himachal Pradesh and पंजाब। इसकी विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल श्रीनगर है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो GC मुर्मू थे और अभी वो करंटली CAG हैं भारत के। ठीक है,
क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 डिक्लेयर्स हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित करता है? 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 5। नेक्स्ट भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि एक MOU साइन हुआ है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी के बीच टू ऑपरेशनलाइज दिस किश्तवाड़ एयर स्ट्रिप, ठीक है। एंड इसको साइन जो है वो ब्रिगेडियर विक्रम भान कमांडर ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स एंड एस कटोच कमिश्नर सिविल एविएशन ने साइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ LG मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और इस एयर स्ट्रिप से क्या होगा, ये वाइटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट फॉर बोथ डिफेंस एंड सिविलियन पर्सोनल। क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ किश्तवाड़ एयर स्ट्रिप MOU हैज़ बीन साइन बिटवीन डैश एंड डैश। किश्तवाड़ के विकास और संचालन के लिए डैश डैश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडियन आर्मी एंड लद्दाख, इंडियन आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर के बीच में ये जो है साइन हुआ है। नेक्स्ट इज यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इट विल सेट अप अ डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन, और ये कहाँ पर किया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी 1000 एकड़ का जो लैंड है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इसमें जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है सिविल, पब्लिक या टेक्नोलॉजिकल, वो सब प्रेजेंट रहेंगी। और ये जो फिल्म सिटी है, ये जो प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर का, उसके पास होगा और न्यू दिल्ली से भी काफ़ी पास रहेगा। तो यहाँ पर जो है जो फिल्म सिटी बनेगी उसको काफ़ी मतलब बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो मेजर कनेक्टिंग एयरपोर्ट है वो पास ही में होंगे। फिल्म सिटी जो है ये एक इंटीग्रेटिव फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें रिकॉर्डिंग रूम्स, गार्डन्स, लेक्स, थिएटर्स, ग्राउंड्स, जो भी फिल्म की शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है वो सब प्रेजेंट होता है। एंड ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है और साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। कुछ फेमस फिल्म सिटी इंडिया में कौन कौन सी है? रामोजी फिल्म सिटी जो कि हैदराबाद में है, दादा साहिब फाल्के नगर मुंबई में, नोएडा फिल्म सिटी नोएडा में, और इनोवेटिव फिल्म सिटी बेंगलुरु में। तो कुछ फिल्म सिटी हैं फेमस, तो आप ये याद रखिए कहाँ पर कौन सी है। क्वेश्चन आ सकता है लोकेशन से रिलेटेड। मान लीजिए पूछ ले कि रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, या फिर दादा साहब फाल्के नगर कहाँ पर लोकेटेड है, इस तरह से पूछ लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। कैपिटल इसकी लखनऊ है और स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर है, स्टेट बर्ड सरस क्रेन है, स्टेट ट्री अशोक है और स्टेट फ्लावर जो है वो ब्रह्म कमल है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डेडिकेटेड फिल्म सिटी इंफोटेनमेंट जोन विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक समर्पित फिल्म सिटी इंफोटेनमेंट जोन स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर एंड जौनपुर। बहुत ईजी है, आंसर बताइए क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, वो जल्द ही मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हर किसान को जो है 4000 रुपये दिए जाएंगे सालाना के, और वो भी 2-2 हज़ार के जो है 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें जो है अभी सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं 3 किश्तों में फार्मर्स को, उसके साथ साथ ये रन करेगी। तो जो भी मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको सालाना जो है 10,000 रुपये मिलेंगे, 4000 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और 6000 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इट रैंक्स सेकेंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इन कंट्री आफ्टर राजस्थान। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है भारत में। इसकी जो स्टेट कैपिटल है वो भोपाल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल है। पहले लालजी टंडन थे लेकिन उनका निधन होने के बाद आनंदीबेन पटेल को जो है यहाँ पे एडिशनल चार्ज दे दिया गया।
लोकसभा सीट्स यहाँ पर 29 है और राज्यसभा सीट्स जो है वो 11 है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर एज फाइनेंशियल असिस्टेंस इन अ ईयर। तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसान को एक वर्ष में वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ₹3,000, ₹4,000, ₹6,000 एंड ₹2,000। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ₹4,000 दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स ई पीक पहानी ऐप टू बेनिफिट फार्मर्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक मीटिंग के दौरान कहा कि ई पीक पहानी जो ऐप है इससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे उनको अपने जो भी उपज है उसके लिए उचित मूल्य मिलेगी और साथ ही अच्छा बाजार भी प्राप्त होगा। इस ऐप में जो है फार्मर्स अपने क्रॉप की जो है इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद जो है तलथीस जो है डिटेल्स को रजिस्टर कर सकते हैं ऑन 7/12 एक्सट्रैक्ट एंड 9 तालुका की जो फार्मर डिटेल्स हैं वो कलेक्ट कर ली जाएगी और उसको जो है एप्लीकेशन पर यूज़ किया जाएगा। महाराष्ट्र की हम बात करें, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। इसकी कैपिटल मुंबई है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीट्स हैं और राज्यसभा की 19 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी महाराष्ट्र के बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल हेल्प द फार्मर्स इन गेटिंग द राइट प्राइस एंड गुड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। महाराष्ट्र सरकार के निम्नलिखित में से किस ऐप से किसानों की अपनी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार मिलने में मदद मिलेगी? ई किसान ऐप, ई मंडी ऐप, ई खेती ऐप एंड ई पीक पहानी ऐप। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ई पीक पहानी ऐप। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी डेली करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लिए। आई होप आप रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे। अपना ध्यान रखिए और यूँ ही डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।